ब्रह्मशीलो तीसरी एक और बात की जानकारी दे दो। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखी। सही में लिखी थी या तुम लोग अभी तक सभी लोगों को अमित कर रहे हो? चलो माना कि पाणिनि ने सही में पुस्तक लिखी, लेकिन ये पुस्तक आज कहाँ है? आज इस बात की जानकारी कितने लोगों को है कि ईसवी सन से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक में जो भी लिखा हुआ मिला या लिखा जाता था ये सभी शिला, पत्थर पर है, जिसे शिलालेख कहते हैं। क्योंकि उस समय लेखन हेतु कागज, ताम्रपत्र, भोजपत्र, ताड़पत्र या अन्य किसी वस्तु का आविष्कार नहीं हो पाया था, जिस वजह से उस समय के सभी लोग अपने लेखन हेतु शिलाओं के अलावा कुछ भी उपयोग नहीं करते थे। फिर भाट भंगेरा महोदय, अपने संस्कृत लेखन वाले भ्रम पर कुछ बोलो तो सही कि शिलाओं पर लिखा हुआ पाणिनि का ये संस्कृत व्याकरण किस जगह की खुदाई से मिला है, और आज के समय में पाणिनि का वह लिखित शिलालेख किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा है? मेरी बात अगर तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए तो उसके बाद पाणिनि के शिलालेख की खोज, चाणक्य के नीति शास्त्र का शिलालेख, वाल्मीकि का रामायण शिलालेख, मनु का मनुस्मृति शिलालेख, वेदव्यास का महाभारत और गीता का शिलालेख खोज नाम पर धारावाहिक बनाकर दूरदर्शन पर जरूर चलाना, ताकि तुम्हारे ऊपर से लोगों का भ्रम का पुलिंदा बनाने की उपाधि दूर हो और तुम्हारे अनुयायियों का विश्वास भी तुम लोगों पर बना रहे। अभी तक तुम लोग सिर्फ ईश्वर की खोज नाम का धारावाहिक बनाकर दूरदर्शन पर दिखाते हो। क्यों? सही बोला ना? इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अभिलेख की खोज नाम से धारावाहिक बनाओ। कैसा रहेगा? ब्रह्म भाट के वंशज लोग जिस काल में पाणिनि को स्थापित करने में लगे हैं, उस समय मध्य भारत में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इन महाजनपदों का नाम क्रमशः इस प्रकार है: मगध, अंग, बज्जी, मल, काशी, कौशल, कुरु, गांधार, काम्बोज, अवंती, चेदी, अस्माक, मत्स्य, पांचाल, सुरसेन, वत्स। जिसमें बिंबिसार का शासन मगध और अंग पर था। उन सभी महाजनपद की अपनी मुद्रा होती थी, जो आज उत्खनन में मिली। पंचमाक की मुद्रा पंचमाक की मुद्रा है। उस मुद्रा को पंचमाक की मुद्रा बोला जाता है। उन सभी पंचमाक की मुद्राओं पर उस समय की लिपि द्वारा सांकेतिक तीर पर महाजनपद के नाम का पहला अक्षर या उस महाजनपद के प्रमुख व्यक्ति के नाम का एक अक्षर अंकित मिला है। जैसे स, चार, म, चार, च, आ। उस अंकित अक्षर को आज कोई भी देख व साथ में पढ़ भी सकता है, क्योंकि वह अंकित अक्षर धम्मा लिपि में है। उत्खनन से प्राप्त पंचमाक की मुद्राओं में से कुछ मुद्रा पर बड़ी ही विशिष्ट निशान व पहचान मिली है। इस निशान को देख व जानकर ब्रह्मवंशियों की आस्था हिल जाएगी, क्योंकि वे लोग सिर्फ कागज पर लिखे और लोगों के मुंह से सुनी बातों के ज्ञान पर ही गर्व करते हैं। सच्चाई का उन्हें अभी तक पता नहीं है। शायद किसी ने इन्हें पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित वास्तविक तथ्यों को उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इसी कारण आज तक इन निशानों पर ब्रह्मवंशी लोग अपना पुश्तैनी दाद ठोकते जा रहे हैं। ऐसे ही एक पंचमाक की मुद्रा पर एक साथ बांधी पूर्ण सिरीपाद का चैत्य और स्वस्तिक का निशान बना है। अब ये तो पता ही है कि चैत्य और बोधि वृक्ष किस संस्कृति के वाहक हैं। यानी स्वस्तिक निशान भी सम्यक संस्कृति का निशान व पहचान है। इस स्वस्तिक चिन्ह पर ब्रह्म भाटों द्वारा सिर्फ ब्रह्म का पुलिंदा बनाया जा रहा है। पंचमाक की एक मुद्रा जिस पर रथ बना हुआ है, उसे ब्रह्म भाटों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ,
ताकि ब्रह्म भाटों के तथाकथित विद्वान लोग रथ में सवार व्यक्ति से अपना खून का रिश्ता जोड़ते हुए रथ सवार का नाम बता सके। पंचमाग की मुद्रा पर रथ और रथ सवार का चित्र बना है। अब ब्रह्मवंशी कलम कसाई लेखक रह पर सवार व्यक्ति को क्या नाम देंगे? स्वस्तिक, धम्मचक्र, विरत्न। सम्यक संस्कृति में जब भगवान बुद्ध की मूर्ति बनने की परंपरा नहीं थी, उस समय बोधगया में पहल बार सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध का पद निशान, सिरिपाद, बनाया था, जिसे सिरिपाद कहा जाता था। आज वैसे अनेक सिरिपाद मिले हैं जिस पर स्वस्तिक, धम्मचक्र, त्रिरल का निशान देखने को मिलेगा। सबसे नीचे में जो सिरिपाद देख रहे हैं ये सिरिपाद स्वात घाटी से मिला है। के जिस सिरिपाद पर खरोष्टी लिपि में बोधासा साकामुनिसा लिखा हुआ है। आज अगर इस सिरिपाद पर साकामुनिसा नाम नहीं लिखा होता तो आज के कलम कसाई लोग इस सिरिपाद पर अपनी पुखों की दावेदारी करते हुए ब्रह्म का पुलिंदा बनाते रहते। भाटों की ब्रह्मलीला भी अजब है। पाणिनि के नाम पर वासुदेव शरण अग्रवाल, प्राध्यापक काशी विश्वविद्यालय, ने 1954 ई में पाणिनिकालीन भारतवर्ष के नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसमें अध्याय 3 सामाजिक जीवन पर है। उस सामाजिक जीवन में परिच्छेद 1 वर्ण और जातियां विषय पर लिखा गया है, जिसमें अग्रवाल लिखते हैं कि पाणिनिकालीन समाज की मूल मिट्टी वर्ण और आश्रम को व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों चनों का उल्लेख अष्टाध्यायी में हुआ है। आखिर ये सब पाणिनि ने कहाँ लिखा और ये सब विद्वान कहाँ से पढ़ लिए? क्या किसी ने ईसा पूर्व मिले किसी अभिलेख में वर्ण जाति का वर्णन देखा है? सम्राट हर्यक वंश के चाद सम्राट नागवंश, सम्राट नंद वंश और सम्राट मौर्य वंश का शासन आता है। मौर्य वंश के संस्थापक में महान चंद्रगुप्त का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि इनकी वीरता के आगे देशी तो देशी, विदेशी सूरमा भोपाली भी पानी पीते थे। इस देश के इतिहास में ये भूतो न भविष्यतों वाली घटना है। अभी तक आपने अपने देश के अंदर किताबों में वर्णित एक से एक कागजी सुरमा भोपाली गीदड़ छाप शेर शासक को पढ़े होंगे, लेकिन किसी ने भी विश्व विजेता को पराजित नहीं किया है। उल्टे इन कागजी सुरमा भोपालियों को समय समय पर लंगड़ा चूल्हा या बाल्य लुटेरे से हार का मुंह देखना पड़ता था। किताबों में कोई कितना भी गाल बजाते हुए अपना बखान कर ले, लेकिन सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता है। आज देश के अंदर वीरता पर 2 प्रकार की जानकारी प्रचारित है, जिसमें पहली जानकारी भीम की लाठी या 400 किलो का कवच कुंडल बोलकर बहादुरी का बखान किया जाता है, तो वहीं दूसरी वीरता की जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता की दी जाती है। अब इस दोनों जानकारियों में बहुत ही बड़ा फासला है। वीरता की पहली कहानी सिर्फ देश के अंदर के लोगों को बताई जाती है, तो वहीं वीरता की दूसरी कहानी देश विदेश में सभी लोगों को बताई जाती है। इसका कारण तो आप लोग समझ ही गए होंगे या इस पर भी कुछ बताना होगा? याद यह है कि भारत में हर जानकारी को देशी और विदेशी हेतु अलग अलग बनाकर रखा गया है। जैसे भारतीय लोगों हेतु बनी पुस्तकों में आदर्श पुरुष का चयन भ्रमिकों की कथा कहानी वाले पात्रों से किया जाता है, तो वही भारतीय पुस्तकें जब विदेशों में जाती हैं और वहां के लोग इन पुस्तकों के माध्यम से भारतीय आदर्श पुरुष की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ऐसी पुस्तकों में आदर्श पुरुष का चयन पुरातात्विक रूप से प्रमाणित भगवान बुद्ध और भगवान महावीर को किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का सारा घटना चक्र उत्खनन द्वारा पुरातत्व विभाग से अभिप्रमाणित है,
साथ ही इन सभी घटनाओं का वर्णन यूनानी लेखकों द्वारा यूनानी भाषा में लिखित है, उसको भी अंग्रेजी अनुवाद करते हुए प्रमाणित किया गया है। इस पर कोई किसी प्रकार का भ्रम नहीं पाले, क्योंकि यह अभी तक के इतिहास में अद्वितीय घटना है। चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता पर बैठने के बाद उत्तर पश्चिम सीमा पर सिकंदर, अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस के साथ भयंकर युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस हार के बाद सेल्यूकस के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से खौफ बैठ गया था। अब तो उसे किसी भी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की जुगत लगानी थी, अन्यथा उसे अपना साम्राज्य खत्म होने का डर सताने लगा था। आगे इसी का प्रमाण है कि दो राजाओं के बीच दुश्मनी को पारिवारिक संबंध में बदलने हेतु सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी हेलेना की शादी की तथा साथ साथ पश्चिमी भूभाग का बहुत बड़ा हिस्सा हेरात, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान जैसा उन्नत भूभाग मगध सम्राट के चरणों में सुपुर्द किया था। इतना होने के बाद भी सिकंदर के अंदर बैठा डर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहा था। इस वजह से उसने इतना होने के बाद भी अपने एक यूनानी विद्वान मेगास्थनीज को शाती दूत के रूप में मौर्य दरबार में भेजा था, ताकि आगे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो।